तो दोस्तों आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बड़ी पोजीशन रखते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं। उसके बाद भी वो घोड़े पालते हैं, गाय को पालते हैं और आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अपने गांव हर हफ्ते जाते हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, खेती में भी ध्यान देते हैं। तो आइए आज आपको एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति से मिलवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप घोड़े ही पालते हैं? हाँ, घोड़े तो राजपूतों का हमेशा से शौक रहे हैं। अच्छा। और घोड़े पालना तो बहुत अच्छा है। हर जानवर को इंसान को पालना चाहिए। जानवर हमारे पे ही आधारित होते हैं, हमारे पे ही निर्भर होते हैं। नहीं, पर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, बिजनेस चला रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस चला, वो भी सॉफ्टवेयर का। मतलब तो, ऐसा नहीं है कि कोई वैसा बिजनेस है आपका? हाँ, निश्चित तौर पे आईटी आज की डेट में दुनिया का सबसे एडवांस है। हाँ, है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम इस धरती पे नहीं रहते, इस धरती के से प्यार नहीं करते। नहीं, धरती का पार्ट है, ये प्रकृति है, प्राकृतिक का पार्ट है। और साथ में मैं ठाकुर भी हूँ। हाँ, यही बात तो ज्यादा वो है, मतलब कि बिजनेस वो भी सॉफ्टवेयर का और साथ में आप अपने कल्चर को भी मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, शायद मुझे लगता है ज्यादातर लोगों जो को होते हैं ना, पता भी नहीं है कि आप घोड़े वगैरह। कितने घोड़े हैं आपके पास? मेरे पास इस समय यहाँ फार्म हाउस पे हमारे पास 4 घोड़े हैं। अच्छा। और 2 घोड़ियां हैं, 6 जानवर हैं और गाय हैं और बहुत सारे जानवर हैं। तो आप रेगुलर टाइम देते हैं इनको? हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि शनिवार इतवार में कम से कम एक दिन तो मैं इनको दूं। और चलिए बिजनेस की बात करते हैं। तो अभी जो आपने वॉलेट लॉन्च किया है वो क्या है? देखिए, वॉलेट क्या है कि मेरा ये मानना है कि वॉलेट एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके माध्यम से ना आपस में इंटरेक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि आज की डेट में एक डिस्ट्रीब्यूटर बिल तो बनाता है, लेकिन रिटेलर को ये पता ही नहीं चलता है उसके बिल में क्या माल आ रहा है। जब कस्टमर के पास जब डिलीवरी आती है तब पता चलता है क्या माल आ रहा है। तो हमने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया, वॉलेट सिस्टम बनाया है। ये पेटीएम वॉलेट नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो ईआरपी के माध्यम से डिफरेंट अपने कस्टमर, जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 बिल बनाए तो 100 बिल का उसको बिल्स चले जाते हैं पीडीएफ में, उसकी सॉफ्ट कॉपी चली जाती है। फिर उसके बाद अगर उसकी कोई ब्रेकेज एक्सपायरी है तो कंफर्मेशन चला जाता है, पेमेंट आती है तो उसका कंफर्मेशन चला जाता है। अब देखिए कितना प्यारा घोड़ा है ना, मजा आ रहा है ना। तो ये वॉलेट भी क्या है कि वॉलेट हमारे बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाएगा, है ना। इसमें व्हाट्सएप जाएंगे, इसमें आउटस्टैंडिंग के रिमाइंडर जाएंगे। अगर किसी कस्टमर ने आपसे कुछ डिमांड कर ली है तो वो डिमांड को हम प्रॉमिस ऑर्डर कहते हैं। तो अपने आप ही जैसे ही आपके पास वो मटेरियल आएगा तो अपने आप ही रिटेलर को पता चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज हमने इसके अंदर बनाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। इस समय मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और हम एकदम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं और पीछे आपको एक शानदार हवेली कह लीजिए वो भी दिखाई दे रही होगी। इस समय हम हैं बुलंदशहर के ग्राम सनेता में, जो कि ठाकुर अनूप सिंह का गाँव है और ये उनका फार्म हाउस है। प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पर हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में और उनके व्यापार के बारे में। तो सबसे पहले शुरू से ही शुरू करते हैं। अपने बचपन के बारे में बताइए। ये आप ग्राम सनेता जो आपका गांव है यहीं से बताना शुरू कीजिए। मेरा जन्म मेरी ननिहाल कासगंज में हुआ और गांव मेरा सनेता है। और पिताजी के साथ मैंने अपना पूरा बचपन मैंने यहाँ गुजारा है। मेरे पिताजी फौज में थे तो मुझे छुट्टियों में आने का मौका मिलता था। और यहाँ पे गांव के बीच में एक चौपाल है, उसके पास मेरा पैतृक घर है। अच्छा, तो ये अलग है उससे? हाँ, ये मैंने बाद में ये बनाया और ये काफी बड़ा, इसमें आप ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, 100 से ज्यादा फल फूल के पेड़ हैं। अच्छा। और बहुत खूबसूरत प्राकृतिक, साथ में मंदिर है, सामने स्कूल है, इधर हॉस्पिटल है। तो मतलब एक बहुत ही प्यारी जगह है जो सारी फैसिलिटीज के साथ भी है। तो ये फार्म हाउस आपने कब बनाया है? ये फार्म हाउस मैंने कोरोना के बाद जब मुझे लगने लगा, कोरोना तक मुझे लगा नहीं था कि मुझे गांव से जुड़ना चाहिए, लेकिन कोरोना के बाद मेरे में ये विचार आया कि गांव बहुत जरूरी है। अच्छा। और गांव सुरक्षित भी है। मतलब उसके बाद ही आपने ये फार्म हाउस? हाँ, उसके बाद मैंने इस पे काम करना शुरू किया। अच्छा, तो अपने बचपन के बारे में बताइए। क्या जीवन रहा, परिवार के बारे में, शिक्षा के बारे में?
बचपन से ही मतलब बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपकी कुछ स्ट्रगल की हिस्ट्री भी जानते हैं, लेकिन बचपन से आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम शुरू से ही शुरू करते हैं। बचपन मेरा बहुत अच्छा वाला नहीं है, बहुत शरारती किस्म का है। और यहाँ मेरे तो अच्छा बचपन हुआ। मेरे बचपन की मेरे गांव में बहुत कहानियां हैं। मेरे गांव का कुआं मेरी वजह से बंद हो गया। ठाकुर का कुआं तो नहीं है वो। नहीं, वो ठाकुर का कोई ऐसा कुआं नहीं होता है, ये सब मनगढ़ंत ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई है। ठाकुर के राज्य जब तक रहे, हजारों साल तक, तब तक सब लोग मिलजुल के रहे। 70 साल के लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें हैं, कमियां हैं, लेकिन हजारों साल के राजतंत्र में कमियां नहीं है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कुआं एक मेरी शैतानी की वजह से बंद हो गया। यहाँ के बहुत सारे मेरे भाई बंद हैं जिनके साथ जो मेरे को मेरी हिस्ट्री बता सकते हैं आपको कि हम लोग जून के महीने में डंडा और कुत्ता लेके यहाँ के खेतों में शिकार करने के लिए घूमते रहते थे। तो बचपन ना बहुत मस्त वाला रहा, जिसमें फन वाला रहा पूरा। पिताजी फौज में थे, तो जब भी वो छुट्टी आते थे तो हम लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ मस्ती करते थे 2 महीना। छुट्टियों में आते थे, परमानेंट नहीं रहते? नहीं, परमानेंट हम नहीं रहते थे। पिताजी हमारे अकेले भाई थे, पूरा जीवन हम पिताजी के साथ ही रहे। ट्रांसफर होते होंगे तो उनके साथ आप रहते होंगे? हाँ, उनके साथ रहना होता था। फौज में जो रूटीन ट्रांसफर? हाँ, मेरे पिताजी फौज में 3 वॉर लड़ चुके हैं, तो उनके सीने में इतने मेडल हैं जितने मेरे कमरे में अभी भी अवार्ड नहीं है। अच्छा। इतने मेडल्स उन्होंने अपने युद्ध में, संग्राम मेडल भी जीता। और उनके साथ में मेरा एक जीवन ना फौजी जैसा रहा। तो आपके ऊपर क्या कोई प्रेशर था, मतलब या घर पे ऐसा वातावरण था कि आपको फौज में जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हर फौजी का एक सपना होता है कि उसका बेटा फौज में जाके देश की सेवा करे। और जब एक पिता जिन्होंने अपने सीने पे इतने सारे संग्राम के मेडल जीते हों, तो उनकी तो पहली इच्छा थी कि मेरा बेटा जाए और बॉर्डर पे फाइट करे, चाहे वो एयरफोर्स में जाए, वो आर्मी में जाए, चाहे वो नेवी में जाए, लेकिन जाए फौज में जाए। तो मेरे पे भी पूरा प्रेशर था। मेरे पिताजी चाहते थे। आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया आर्मी? देखिए, मैं ना उस समय में पैदा हुआ जहां पे बहुत सारी, जैसे क्या होता था पहले, एक राजपूत समाज में क्या होता था कि पहले शस्त्र से युद्ध होता था, शुरुआत होती थी, शस्त्र शिक्षा बहुत जरूरी होती थी। फिर वो युद्ध कम होते चले गए, धीरे धीरे आगे बंदूकों पे आ गई चीजें, फौज होने लगी, देश हो गए। जब फौज हो गई तो फौज से बंदूकों से चलने लगा। लेकिन अब उसके बाद अर्थव्यवस्था का समय आ रहा था, पूरे ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद फौज में जाके अपने देश की सेवा करने का इतना बड़ा कार्य ना कर पाऊं, जितना बेहतर मैं कार्य अपने अर्थव्यवस्था को बदल के कर सकता हूं। ये आपका अपना डिसीजन था कि फौज में नहीं जाऊंगा, बिजनेस में जाऊंगा? हाँ, मेरा अपना डिसीजन था। मैं शुरू से एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब जब भी मैंने मेहनत की है तो बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने काम किया है। तो वहाँ मेरा विचार ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे देश में, भले ही मैं बंदूक लेके सेवा ना कर पाया हूं, लेकिन देश सेवा कहलाए। आपको नहीं लगता सेना में आप ज्यादा अच्छे से देश की सेवा कर सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सेना के लिए हमारे युवा बहुत हैं, देश के बहुत युवा को। मेरा ये मानना है कि जब भी एक परिवार को फौज में मौका मिल जाता है तो उसको वो फौज पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, उसको और चीजों पे फोकस करना चाहिए, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए। हमारे गांव और जो क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पे युवा बहुत मेहनत करते हैं और वो फौज के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि वो सपना नहीं देख सकते जो आप शहर में या पिता के साथ आप पूरे देश को घूमते हुए जो सीखा है, उसका जो बेनिफिट हो सकता है आप और तरीके से दे सकते हैं। लेकिन जो गांव में एक युवा है वो केवल फौज के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही है आपकी? मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं 12वीं क्लास मैंने स्कूल को 2nd पोजीशन से टॉप किया था, मतलब 2nd पोजीशन मेरी आई थी। मैं जबलपुर में था उस समय, पिताजी फौज में थे जबलपुर में। तो मैंने 12वीं क्लास में 2nd पोजीशन स्कूल में ली। पीसीएम में मेरी डिस्टिंक्शन थी। डिस्टिंक्शन बड़ी चीज हुआ करती थी उस समय में। 75%? हाँ, 75%। तो 75% के बाद तो मतलब एक बड़ा नंबर हो जाता था। तो मेरा 76% आया हुआ था उसमें। उसके बाद बीएससी में एडमिशन लिया मेरठ कॉलेज में। लेकिन मेरे मित्रगण जो बने हैं वो बीए के बन गए, और मैं मित्रों के प्रति ना बड़ा हमेशा साथ बहुत रहता था, तो मैं कन्वर्ट हो गया बीए में। अच्छा, मतलब 12th आपने करी जबलपुर से, लेकिन एडमिशन बीएससी में लिया आपने मेरठ में? हाँ, और पिताजी का ट्रांसफर हो गया मेरठ। अच्छा,
अच्छा, तो स्कूली एजुकेशन कैसे रही आपकी? केंद्रीय विद्यालय से पढ़े क्या? हाँ, मेरी केंद्रीय विद्यालय फौज आर्मी वालों के लिए केंद्रीय विद्यालय ही एक बेहतर स्कूल होता है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे फौज के साथ में केंद्रीय विद्यालय जरूर होता है। सेम सिलेबस रहता है उसका पूरे देश, आपको पूरे देश में सेम सिलेबस। तो फिर आप बीएससी से बीए में आ गए दोस्तों के कारण? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर 2-3 साल बड़े दोस्तों के साथ खूब अच्छे तरीके से मेरठ कॉलेज में बिताए। आप जानते हैं मेरठ कॉलेज एक बहुत ही नामी गिरामी कॉलेज है। कई तरीके से, हाँ, कई तरीके से नामी गिरामी है, तो हम कई तरीकों में उसमें शामिल रहे। लेकिन जब एक बार पिताजी ने ऐसे नाराजगी हुई, पिताजी मेरे से नाराज हो गए, तब मुझे लगा कि शायद मैं जिस पर्पस के लिए, देखिए क्या होता है कि जब माँ बाप को ना अपने बच्चों के पैर दिख जाते हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं, तो उन्हें जब लगने लगा कि ये तो गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने वो जब नाराजगी दिखाई तो मेरे को लगा कि मुझे अब सही दिशा पे काम करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर की शिक्षा ली लास्ट ईयर के साथ। बीएससी नहीं, मैं जब बीएससी से बीए में आ गया था, मतलब बीए कंप्लीट, तो बीए सेकंड ईयर के बाद मैंने थर्ड ईयर में अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर ज्वाइन किया, क्योंकि मैं अब उसमें बीएससी में तो जा नहीं सकता था, तो मैंने फिर बीए के साथ में कंप्यूटर ज्वाइन किया। मतलब डिप्लोमा कोर्स किया? हाँ, डिप्लोमा कोर्स किया बाहर से। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मैं बाहर से डिप्लोमा कोर्स कर रहा था तो मुझे एक उसी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैं हमेशा से जो काम करता हूँ बहुत मेहनत के साथ करता हूँ, तो जब मैं वो मेहनत से सीख रहा था तो उसी समय उसी इंस्टीट्यूट ने मुझे 1600 रुपए की जॉब ऑफर करी पढ़ाने के लिए। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ाना नहीं चाहता था। मेरठ में ही? मेरठ की बात है। तो मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, तो मैंने एक ऐसी जगह पे ज्वाइन किया जहां मुझे कंप्यूटर मिला और मैं वहां पे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। कहाँ पे? मेरठ में एक वकील साहब के यहाँ पे जॉब मिला। अच्छा। तो मैंने वहां पे एक पहला सॉफ्टवेयर बनाया, टेबुलेशन ऑफ लॉ। क्या होता था, वकीलों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो पेज पलटते रहते हैं और डिस्क्रिप्शन और साइटेशन के बेस पे अपने जज को बताते हैं कि इस सेक्शन में ये निर्णय लिया गया। उस निर्णय के आधार पे जज निर्णय लेते हैं, तो वो जो प्रेजेंट करते हैं वो बहुत टफ होता था। तो मैंने उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जो उस समय में तो वो सॉफ्टवेयर ऐसी कोई सोच ही नहीं थी लोगों की, लेकिन आज कोई भी वकील उस सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल पाता है। तो उसकी शुरुआत मैंने की थी उस समय 92 में। बेसिकली प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा किया था? हाँ, मैंने प्रोग्रामिंग में, लैंग्वेजेस में। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? दिल्ली कैसे आना हुआ आपका और कब आए? और सन वाइज बताइएगा जिससे कि हमको ईयर वाइज की ये 91 से सारी कहानियां शुरू हो जाती हैं। तो जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई 90s में मेरी कंप्लीट हो गई थी, 91 में मैं जॉब करने लगा। कुछ समय मैंने मेरठ में अपना समय बिताया, वहाँ पे प्रयास किया कि मुझे मौके मिले, मैं नई चीजें कर पाऊँ, लेकिन शहर छोटा था। तो मुझे मौका मिला एक पराग कंपनी में इंटरव्यू देने का। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो वहाँ के जो HOD था उसने मेरे को एक बोला, उसने बोला कि अनूप जी, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपको किसी बड़े शहर में जाना चाहिए। और वहां से मुझसे एक बहुत अच्छा काम भी किया और बहुत बड़ी गलती भी की। जब मैं ट्रेन पकड़ रहा था तो मैंने दिल्ली की पकड़ ली, काश मैंने बंबई की पकड़ी होती। ऐसा भी था आपके पास ऑप्शन? जब मैं शहर ही छोड़ रहा था तो मुझे सबसे बड़े शहर में जाना चाहिए था ना, मुझे फाइनेंशियल वर्ल्ड में जाना चाहिए था। अच्छा। तो मैंने दिल्ली, तो पॉलिटिकल वर्ल्ड था ना, तो मैंने दिल्ली का रास्ता चुना, क्योंकि वहां पे मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते थे, मेरे चाचा जी रहते थे। तो मैंने सोचा कि दिल्ली में मुझे हेल्प हो जाएगी, तो मैं दिल्ली इजी था, तो मैंने अपना बैग उठाया और दिल्ली पहुंच गया। तो यहाँ से मेरी दिल्ली से 92 की बात है, 92 में मैं फिर यहाँ पर कैसे आपके पैर जमे स्टार्टिंग में? 92 में मुझे एक कंपनी में जॉब मिली मेरे चाचा जी के रेफरेंस से, और वहां से मेरी शुरुआत है ज्योति मिक्सर ग्राइंडर। ज्योति, विजला, आपने देखा होगा, नाम सुनेंगे, अप्लायंसेस की बड़ी कंपनी थी। तो वहां पे मुझे एक उनके स्टाफ को ट्रेन करने का काम मिला, 3 महीने का काम था। तो उस 3 महीने में मैंने उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें उनकी बिलिंग अकाउंटिंग शुरू हो गई, मेजरली बिलिंग शुरू हो गई। तो उनके बिल बनते थे, वो पर्चियां निकलती थी, बहुत फास्ट काम था उनका। फिर वहीं पे मैंने उनके लिए प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर बनाया। उसके बाद क्या हुआ? वहां से शुरू करते हुए जब मैं उससे आगे बढ़ा तो वहां का जब काम खत्म हो गया तो 3 महीने के बाद, तो फिर मैंने 6 महीने बाद वहां से मैंने सर से बोला, मैं सर मेरा काम खत्म है, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ सही हो गया है। उनकी बिलिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो उन्होंने मुझे एक पार्ट टाइम जॉब दिया कि तुम 2,500 रुपए ले लेना, तुम संडे आ जाना। फिर मैंने एक मंडे टू सैटरडे के लिए एक फैक्ट्री ढूंढी। मेरे को दवाई की एक लाइन में काम करना था। ऐसा क्यों? मुझे लगता था कि दवाई एक ऐसी लाइन है जो हेल्थ, मतलब हमारे को इम्पैक्ट करती है, और वहां पे ना सबसे टफेस्ट फील्ड भी है वो। और दवाई के बारे में मैंने कई इंटरव्यूज पढ़े थे कि उसमें हेल्थ केयर में काम करना मतलब एक तरह से देश सेवा करना। तो यही क्या कारण है कि आपका फार्मा में नंबर 1 सॉफ्टवेयर है?
हाँ, यही कारण है, क्योंकि मेरा डिवोशन बहुत है फार्मा में। अच्छा। एक्चुअली फार्मा फील्ड बहुत सबसे टफेस्ट फील्ड है। ये आपको उस समय मालूम था? हाँ, ये मैंने वहां पे उस समय एक इंटरव्यू भी देखा था और उस समय पढ़ा भी था किताबों में। आज भी कहा जाता है कि दवाई का धंधा अगर कोई केमिस्ट कर रहा है उसे बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो एक देश सेवा कर रहा है। उसका केवल काम केवल व्यापार करना नहीं है। व्यापार करने को तो वो कपड़े की दुकान खोल सकता है और 10 का दुकान खोल सकता है। वो 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहता है, अपनी दुकान पे एक टांग पे खड़ा रहता है। केमिस्ट के अलावा वो कोई भी धंधा कर सकता है। रात को 12 बजे तक आपका फोन भी आ जाए तो रात को 2 बजे भी आ जाता है। ये सैमसंग लेबोरेटरी की बात बता रहे हैं आप? तो सैमसंग लेबोरेटरीज में मैंने नौकरी करने गया, तो चांस की बात थी कि नौकरी का इंटरव्यू बड़ा जबरदस्त था मेरा। मैं पहुंचा तो वहां पानी भरा हुआ था, बरसात का टाइम था, तो मैं दीवार पे चढ़ के वहां पे पहुंचा उसकी फैक्ट्री में। तो देखा मालिक और फैक्ट्री का लेबर वहां पानी निकाल रही है। मैंने पूछा कि भैया सैमसंग लेबोरेटरीज कौन सी है? बोले यही है। बोला आप कौन हो? तो उन्होंने बताया वो मेरे डैडी इस कंपनी के ओनर है। तो हरीश गोयल जी उसमें बाल्टी लेके अपने लेबर के साथ पानी निकाल रहे थे। तो मैंने बोला मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। तो बोले फिर क्या कर रहे हो, आ जाओ। तो मैंने भी अपने जूते उतारे, अपने फाइलें रखी और मैं भी उनके साथ बाल्टी लेके। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो ये था कि मैं बाल्टी से कितना बेहतर पानी निकालूं। इंटरव्यू नहीं हुआ आपका? और वैसे मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। जब उन्हें लगा कि इसमें डेडिकेशन बहुत है, हर कंपनी ये देखती है कि मेरे एम्प्लॉइज मेरे लिए कितने फेथफुल हैं, तो वहां मेरा बिना इंटरव्यू के वहां से जॉब हो गया मेरा। तो इस तरह से आपकी ये जर्नी चली और फिर हमने सुना है कि आपने पेड़ के नीचे से कंपनी शुरू करी। तो जो जॉब करते करते आपने कंपनी कैसे शुरू करी और पेड़ के नीचे क्यों शुरू करनी पड़ी? इसमें एक बहुत अच्छा बीच में वाकया है, थोड़ा उसको ऐड करता हुआ चलूंगा तो स्टोरी बहुत अच्छी समझ आ पाएगी। यहाँ से सैमसंग लेबोरेटरीज में जब मेरा काम खत्म होने लगा और मैं उनको कंप्यूटराइज कर चुका था, फैक्ट्री फुल्ली कंप्यूटराइज थी, तो उसकी चर्चा ना पूरे देश के अंदर थी। शायद वो पहली कंपनी थी जो इन्वेंटरी, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, कॉस्टिंग, सब कुछ अपने आउटस्टैंडिंग, कमीशन, सब कुछ अपने सॉफ्टवेयर से करती थी। तो ये सारा कुछ आपने किया था? हाँ, ये 2-3 साल के पीरियड में मैंने वहां पे किया। उसके बाद सन 96 की बात है। मेरे ससुराल वाले, जो कि मेरे ससुर भी वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे। अच्छा, वो भी आर्मी से? वो भी आर्मी से थे, वो वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे। तो जब उनकी तरफ से एक रिश्ता आया तो मेरी शादी तय हो गई। तो उसी पीरियड में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो जो सॉफ्टवेयर था उसकी खबर जब पूरे देश में पहुंची तो उन्होंने जाके मेरे से पूछा कि भाई अगर आप हमारी कंपनी के लिए कितने में सॉफ्टवेयर बनाएंगे? तो मैंने 75,000 रुपए मांगे। अच्छा। तो उन 75,000 में से उन्होंने क्या किया, मेरे को मेरी शादी के 1-2 दिन पहले जब हल्दी का दिन था तो उस दिन मेरे को बुला के पूछा कि अनूप जी कितने पैसे सही में लेंगे? तो मेरे पास पैसे नहीं थे शादी के लिए। तो मुझे लगा कि यार अनूप सिंह शादी बढ़िया हो जाए, बाकी सब देखेंगे। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को अगर पैसे मिले तो मैं हनीमून के लिए घूमने जा पाऊंगा। उस समय बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी वो, और पिताजी से मांग नहीं सकते थे। तो मैंने कहा सर अगर 25,000 रुपए आज कैश दे दें तो मैं आपको सॉफ्टवेयर लगा दूंगा। तो सीगल कंपनी ने मुझे 25,000 रुपए, मल्होत्रा साहब दिए, तो उन्होंने मुझे 25,000 रुपए कैश दिए। और उन्होंने मेरे पे भरोसा, उन्होंने बोला अगर तुम लेके भाग गए तो? मैं बोला सर ठाकुरों मूछ की बाल दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप ठीक है आप शादी करके आओ घूम घाम के। तो शादी करके मैं हनीमून पे शिमला गया। वहां से जब लौट के आया तो मैं उनकी फैक्ट्री को कंप्यूटराइज करने के लिए गया। फिर मैं 3 महीने उनकी काम किया और दिल लगा के मैंने उनको कंप्यूटराइज किया। फिर मुझे वहां से डाबर का ऑफर मिला, बहुत सारी कंपनियों ने मेरे प्रोडक्ट देखे, बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं ज्वाइन करूं, लेकिन मुझे समझ आ चुका था कि अब अपना बिजनेस करना है। तो इसलिए आपने फिर वो पेड़ के नीचे से? नहीं, पेड़ के नीचे 96 नहीं हुआ। 96 में मैंने जॉब छोड़ के फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन उस समय कंप्यूटराइजेशन की वैल्यू को समझने वाला कोई नहीं था, तो मुझे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, या मैं समझ लीजिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग था। तो मैं 70,000, 1 लाख उस समय मांगा करता था। तो लोगों ने पैसे नहीं दिए और मैंने काम नहीं किया, तो फिर मुझे जॉब पे जाना पड़ा। तो मेरे को 1 साल के बाद फिर मैंने ज्योति मिक्सर ग्राइंडर को फिर ज्वाइन किया। अच्छा। जब मैंने वहां पे 2-3 साल और काम किया तो उनके फ्रेंड सर्कल में DR पॉलीमर्स, ऐसे बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को हमने कंप्यूटराइज किया। तो जब उन बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को हमने कंप्यूटराइज किया तो वहां पे फिर मेरे दिमाग में वही कीड़ा आया, यार मुझे तो बदलाव करना था। मुझे तो इंडस्ट्री, मैंने तो फौज नहीं सेलेक्ट करी, मैं तो फौज में NDA क्रॉस कर सकता था, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। तो मैंने बोला कि नहीं यार अब वापस दोबारा करना है। तो मैंने उस दिन तय किया कि मुझे बिजनेस करना है। मैंने अपने सर को बोला, सर ने भी अलाउ किया। आखिरी जो तनख्वाह उन्होंने मुझे दी
वो 10,000 प्लस 5,000 रुपए कमीशन के तौर पे और दिए, तो मतलब कुल मिला के उन्होंने मुझे 15,000 रुपए ये उसी ज्योति मिक्सर ग्राइंडर। अच्छा। उस 15,000 के मैंने 3 मोबाइल खरीदे। तो तब तक मेरी महेंद्र जी से मुलाकात हो चुकी थी। महेंद्र जी और हम आपस में तय कर चुके थे कि हम मिलके काम करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूशन का बनाते थे, मैं मैन्युफैक्चरिंग का बनाता था। हमने तय किया हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो सारी ट्रेड को कवर करेगा और फार्मा इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे। तो ये तय करके हमने, अब हमारे पास पैसे नहीं बचे 3 फोन खरीदने के बाद। उस समय मोबाइल्स बहुत महंगे होते थे। तो हमने फिर ये तय किया कि एक ऑफिस पसंद की, वो 900 स्क्वायर फीट की थी, उसका किराया 9,000 रुपए था। तो हमने बोला कि चलो 9,000 रुपए अभी तो नहीं है, तो हमने उसी ऑफिस के बाहर जो पेड़ था वहां से अपनी शुरुआत करी। अच्छा। तो महेंद्र जी, मैं और हमारे कुछ साथी जो मेरे साथ में उस समय जुड़े, हम लोग सब लोग एकदम टाइम पे पेड़ के नीचे पहुंच जाते थे और वहां से अपने काम तय करते थे और जिसको जिधर जाना होता था वहां निकल जाता था। फिर शाम को हम सेम टाइम पे वहां आके मिलते थे अपने फिक्स टाइम पे, और वहां से फिर हमने कभी भी उसको, पेड़ को ये नहीं सोचा कि ये पेड़ है, हमने पेड़ को एक अपना ऑफिस माना। तो ये काम तो आप घर पे भी कर सकते थे, सुबह मिल सकते थे और फिर शाम को मिल सकते थे, पेड़ की भी क्या जरूरत थी? हाँ, बहुत शानदार सवाल है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, आप बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आज भी वर्क फ्रॉम होम को नहीं मानता हूं। मैं ये नहीं मानता कि बेड पे लेटे हुए आप लैपटॉप चलाते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये हमारी किलिंग ऑफ स्किल्स है। एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप केवल ऑफिस जाते हैं तो केवल इसलिए नहीं जाते हैं कि आप वहां पे केवल काम करते हैं, पैसा मिलता है, इसलिए नहीं जाते हैं। आप दोस्तों से मिलते हैं, नई बातें करते हैं, बहुत नए नए डिस्कशंस होते हैं, आप चीजों को ग्रोथ करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जूम मीटिंग से सारा काम हो जाएगा, आपको लगता है कि सब कुछ वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजों से हो जाएगा। मैं उस समय भी वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजों के पक्ष में नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे टाइम पे नहाना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए। मैंने पिताजी से यही तो सीखा था। डिसिप्लिन ही तो मेरी जिंदगी का मकसद था। तो फिर आपने ऑफिस कब लिया? मैंने ऑफिस, कितने टाइम आप पेड़ के नीचे से ऑफिस चलाते रहे? 6 महीने तक मैं पेड़ के नीचे से ऑफिस चलाता रहा, और जब 6 महीने पूरे हो गए तब मेरे पास इतना पैसा हो गया था कि मैं उस ऑफिस को ले सकता था। अच्छा, जो आपने पहले सेलेक्ट जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था। तो फिर आपने ऑफिस लिया, वहां से कंपनी रन करनी शुरू कर दी? जी, वहां से तो कंपनी। कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपने काम शुरू किया? मेरे पास ये प्लस पॉइंट रहा कि लोग ना मेरे पे भरोसा बहुत करते थे। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो बड़ा 900 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेके मैंने सबसे पहले अपने सारे रिश्तेदारों को बोला कि जिसके पास भी जो भी भाई बंद है, जो भी बच्चा है जो मेरे साथ जॉब करना चाहता है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, बीकॉम है। जब मैं आर्ट्स ग्रेजुएट था तो मुझे ये भरोसा था कि अगर मैं आर्ट्स ग्रेजुएट होके एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूं तो निश्चित तौर पे एक आर्ट्स ग्रेजुएट मेरे साथ उसको इंप्लीमेंट भी करा सकता है। तो मैंने अपना जो ये टारगेट बनाया कि सब लोगों को बता दूं कि मैंने ये काम शुरू किया, आपके पास जो भी बच्चा नौकरी के लिए खाली है वो मेरे पास भेज दो। तो मेरे पास 3 महीने के अंदर 20 से ज्यादा लोग थे। मेरे पास तनख्वाह देने को नहीं थी, मैं बहुत पहले से बता देता था। आज भी बेंगलोर का शैलेंद्र मेरे पास 6 महीने, यहाँ पे बनैल गांव है उसका रहने वाला है, उसने मेरे पास 6 महीने फ्री काम किया। आज उसके पास 25,000 से ज्यादा कस्टमर बेस को वो सर्व करता है बेंगलोर में। और बेंगलोर और कर्नाटका में उसके अंडर में उसके द्वारा बनाए गए पार्टनर हैं वो 150 से ज्यादा है। अच्छा। और आज अगर उसकी पूरी स्ट्रेंथ को देखें तो मेरे ख्याल से कम 250 से 300 लोग उसके लिए काम करते हैं। तो फिर ये कंपनी जो आपकी एस्टेब्लिश होगी, मतलब आपको वर्क फोर्स आपके गांव वगैरह से मिल गई। हाँ। और काम आपका शुरू हो गया, तो फिर कब आपको लगा कि हाँ अब थोड़ा सा सेटल्ड है मामला? नहीं, सेटल तो अभी शायद 20 साल और लगेंगे। नहीं, ठीक है, वो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है, पर मतलब जहां पर आपको लगा कि हाँ अब इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी है ना कि आपने 6 महीने काम किया पर कुछ भी नहीं हो रहा, हताश हो गए, ऐसी स्थिति तो नहीं थी ना? नहीं, उस समय देखिए 96 में जो स्थिति थी, 96 में जब मैंने जॉब छोड़ी जो स्थिति थी वो 2000 में नहीं थी। 2000 में जब मैं आया तब एक रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, और उस रेवोल्यूशन अपनी थोड़ा स्पीड पकड़ चुका था। उस समय लोग कंप्यूटर को वैल्यू दे रहे थे, और जब मैंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया उस समय में टैली सॉफ्टवेयर 4.5 आया करता था अकाउंटिंग के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर उस समय 90,000 प्लस का था। अच्छा। 2000 में उस समय में एक जयपुर का सॉफ्टवेयर आता था, फार्मा फील्ड में चलता था वो, उसके अंदर बिलिंग अकाउंटिंग सब थी। वो सॉफ्टवेयर उस समय में 25,000 का था। तो उस समय ना सॉफ्टवेयर बड़े महंगे हुआ करते थे, लाख, 50,000, 25,000। कंप्यूटर भी महंगे होते थे।
उस समय में मैंने ये, क्योंकि हम एक अलग मकसद से थे, हमारे को मकसद था कि हम एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, हमारा पहले दिन से मकसद था कि हम हर व्यापारी को एक मजबूत आईटी सपोर्ट देंगे ताकि वो किसी भी कॉर्पोरेट या किसी भी बड़े बिजनेस के सामने अपने आप को छोटा ना महसूस करें। तो हमने क्या किया, 5,000 रुपए में सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। अच्छा। और जब हमने 5,000 में लॉन्च किया और हमने जब 10 सॉफ्टवेयर लगाए तो उन 10 लोगों ने हमें 100 तक कितनी तेजी से पहुंचा दिया, हमें पता ही नहीं चला। मतलब एक तरह से आपने रिवोल्यूशनाइज कर दिया इस सेक्टर को। हाँ, मतलब 1 लाख से 5,000 पे जहां हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था, उस समय में बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली हुआ करता। और इससे पहले आप कितने में बेच रहे थे? उससे पहले तो मैं 1.25 लाख रुपए से नीचे भागती नहीं करता था। एक काम भी कम मिलता होगा। हाँ, काम नहीं मिलता था। जैसे मान लीजिए मैंने 555 टिकिया वाले को मैंने 1.5 लाख का ऑफर किया, तो उसने बोला कि 1 लाख रुपए में डील कर लो, 11,000 का चेक काट दिया। तो मैं अपना उनसे सारा कुछ समेट के वापस ले आया, चेक नहीं उठाया। तो उस समय हमारे एटीट्यूड अलग थे, सिस्टम्स अलग थे, उस समय इतनी सोच भी नहीं थी। बाद में हमने जब काम करना शुरू किया तो हमने ये एनालाइज किया कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जिसे आईटी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमने 5,000 में लॉन्च किया। तो उसके बाद क्या रिस्पांस मिला? 1 साल बाद पहले साल में हमने 500 सॉफ्टवेयर बेचे। 5,000 रुपए पर सॉफ्टवेयर? 5,000 पर सॉफ्टवेयर में कितना हो गया? ये लगभग 25 लाख उसमें मैं, हाँ, शायद एक बड़ा अमाउंट हो गया। हाँ, तो हमारी जितनी जरूरत थी, उसके बाद आप समझ लीजिए 1 साल के अंदर हमारा एक लेविश ऑफिस था, बहुत ग्लास के शीशे के अपने कैबिन बने हुए थे। हमारे यहाँ EPBX लग चुका था, हमारे यहाँ AC लग चुका था। 5,000 रुपए में कोई भी नहीं समझ सकता था कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे बेच के इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मेरे साथ एक स्ट्रेंथ थी जो भरोसा करती थी मेरे पे, जिनको मैंने सपने दिखाए थे कि हम लोग पूरे देश पे अपना एम्पायर बनाएंगे और पूरे देश की सेवा करेंगे। तो इससे बड़ी कंपनीज की तरफ से कोई प्रेशर या कोई थ्रेट या कोई इस तरह का नहीं हुआ? क्योंकि जो 1 लाख का बेच रहा है, आपने 5,000 का बेचा, तो उनकी मार्केट पे भी तो फर्क पड़ता है। हाँ, टाटा EX उस समय में लॉन्च हुआ था और टाटा EX ने अपना प्रोडक्ट बहुत महंगा रखा था शुरू में। हमारी वजह से उसने 1,700 रुपए का भी बेचा। अच्छा। और हमारी वजह से वो बंद हो गया। टैली 96,000 का था और उसमें कुछ भी नहीं था, अकाउंटिंग थी खाली, और इन्वेंट्री तो थी नहीं, तो वो तो हमारा कंपटीटर ही नहीं था। हमारे को पता भी नहीं था वो कहाँ बिक रहा है, वो तो पायरेसी चलती थी उसकी तो। लेकिन उसके बाद भी टैली के कस्टमर भी ज्यादा हैं, टैली का नाम भी ज्यादा है आपसे। हाँ, ये तो एक ऐसा क्यों? हाँ, इसको आप सस्ता भी बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं हम ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं, ज्यादा टफ फील्ड को आप सर्व कर रहे हैं, केमिस्ट मतलब फार्मा को, तो फिर टैली क्यों आपसे आगे है? देखिए, अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फार्मा फील्ड सबसे टफेस्ट फील्ड है। इसमें बैच नंबर वाइज स्टॉक होता है, एक्सपायरी होती है, और बहुत सारे डेबिट क्रेडिट नोट, बहुत सारे कंपनी की फॉर्मेलिटीज होती हैं, ड्रग लॉ होते हैं, ड्रग डिपार्टमेंट्स की फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो टफेस्ट फील्ड है, उसके अंदर एक भी टैली नहीं है। किसी भी केमिस्ट पे टैली नहीं लगा मिलेगा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको फार्मा के टैली नहीं मिलेगा, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर पे बहुत कम मिलेगा। एक्चुअली बेसिकली यूज कौन करता है फिर टैली? कभी आपने टैली पे किसी भी व्यापारी को आपने बिल बनाते हुए देखा है? आप किसी दुकान पे, किसी काउंटर के पे, किसी भी यूज कौन करता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसका क्या है कि टैली की जो पॉलिसीज थी, मुझे नहीं पता टैली कंपनी की, गोयनका साहब की पॉलिसी थी या लोगों की पॉलिसी थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मार्ग ERP कहीं पे भी आपको पायरेटेड नहीं मिलेगा। टैली मिलता है। टैली आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, किसी हार्डवेयर वाले के पास चले जाइए, पायरेटेड मिलता है। तो पायरेटेड का बेनिफिट क्या होता है? मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया, आपने जितना भी सीख गए, लेकिन आपका डेटा तो उसमें फंस गया ना। जब आपका डेटा उसमें फंस गया तो निश्चित तौर पे जब भी आप लेंगे तो टैली लेंगे, तो इसका मतलब उसका नंबर बढ़ जाएगा। फंस गया, डेटा फंस गया मींस क्या है? डेटा फंस गया मतलब आपने उसमें काम कर रहे हैं, सारा डेटा तो उसमें पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर में आपका। तो आप अचानक एक सॉफ्टवेयर चलाते चलाते अगर बंद हो जाता है, कल बंद क्यों होता है? देखिए, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ कि मैं मार्ग ERP का कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर छोड़ दूं मार्केट में और सारे केमिस्ट उसको यूज करने लग जाए, 9 लाख केमिस्ट, और मैं 3 साल का लॉक लगा दूं या कोई उसमें बग डाल दूं या कुछ भी डाल दूं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि कंपनी ही वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर मार्केट में छोड़? मैं नहीं समझता कि गोयनका साहब जैसे बड़े आदमी कभी पायरेटेड करेंगे, लेकिन मुझे ये भी भरोसा नहीं होता कि बिना कंपनी के ये सब संभव है। अच्छा, तो हम आ रहे थे कि आप किसी भी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लाइन पे अगर चले जाएं, फार्मा हो, FMCG हो, वहां पे आपको मार्ग मिलेगा या लोकल सॉफ्टवेयर अभी मिलेगा। आपके कुल कितने कस्टमर्स हैं पूरे देश में? आज की रेट में 10 लाख से ज्यादा कंपनीज GST की मुख्य धारा से हम लोग जोड़ चुके हैं। अच्छा। मेरे जो यूजर बेस है, देखिए सॉफ्टवेयर को 2-3 तरीके से देखा जाता है।
जैसे आप हैं, आप 2 कंपनी चला रहे हैं, है ना, मेरे पास एक कंपनी है। जनरल ज्यादा 80% लोगों की एक कंपनी होती है, कुछ लोग 2 चलाते हैं, कुछ 3 चलाते हैं, ऐसे एवरेज आउट होता है। तो आज की डेट में हमने 10 लाख कंपनियों को जीएसटी की मुख्य धारा से जोड़ा है। अच्छा, हाँ। तो जो सॉफ्टवेयर आपने 30 साल पहले बनाया, जो आपने फर्स्ट कंपनी में लगाया, और जो आज जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर ना इवॉल्व करता है खुद को। जैसे कस्टमर बोलता है कि मुझे ये जरूरत है, बिलिंग करने के टाइम उसको थोड़ा सा लंबा लग रहा है, थोड़ा सा इजी नहीं है, तो वो कस्टमर आपको बताता रहता है और आप उसको इवॉल्व करते रहते हैं। तो आज ये मार्ग ईआरपी इतना इवॉल्व हो चुका है। आज परसेंटेज वाइज आप कितना कहेंगे कि कितना इवॉल्व हो चुका है? अगर मैं परसेंटेज वाइज कहूँ तो परसेंटेज तो मतलब कैलकुलेट नंबर ही नहीं है, मतलब 80%, 90%, नहीं। 2000 का जो सॉफ्टवेयर था, आज भी हम उसको देखते हैं और आज के सॉफ्टवेयर को देखते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे आज कोई नया सॉफ्टवेयर बच्चा कोई लॉन्च कर दे, तो उस तरीके से जो फीलिंग आएगी वही उसमें आती है। तो जब ये इवॉल्व होती है, तो आज से 20 साल बाद इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल बहुत सही सवाल किया। मार्ग ईआरपी कभी भी, मैंने पहले भी बताया, इस देश में पैसा कमाने नहीं आई थी, और आज भी हम पैसा कमाना बहुत वैल्यू नहीं करते। आज हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री का 70% हम लोग सर्व करते हैं। आज कंप्यूटराइज केमिस्ट पे चले जाइए, जितने भी केमिस्ट मिलेंगे उसमें 70% लोग मार्ग ईआरपी यूज करते हैं। ऐसे ही फार्मा होलसेल है, ऐसे ही एफएमसीजी में भी बहुत बड़ा हमारा परसेंटेज। हमारे पूरे देश के अंदर 850 सेल्स एंड सपोर्ट सेंटर्स हैं, जहां पे हमारे वही बच्चे हैं, जो बच्चे मेरे पास शुरू में आए थे वही है। आज मेरा पहला पार्टनर, जिसको मैंने पहला पार्टनर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको हम पार्टनर कहते हैं, सुनील जी हैं पटना के अंदर, आज भी मेरे पार्टनर हैं। मेरा पहला एम्प्लॉई आज भी मेरा एम्प्लॉई है। अच्छा, तो जब आपने एम्प्लॉयज रखे शुरू में, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर जो भी कहते हैं, ये बनाने का आइडिया क्यों और कैसे आया? देखिए, मुझे एक बात समझ आई कि मेरे पिताजी के साथ ना मैं पूरे देश घूमा था, तो एक बात मुझे समझ आ रही थी कि वहां सब जगह तो फैला सकते हैं, मैं दिल्ली क्यों करूं? तो मैं पहुंच गया पटना, मैं पहुंच गया जबलपुर, मैं पूरे देश में वहां ही गया जहां पिताजी लेके गए थे। वहां मुझे आसानी से मेरे दोस्त मिल गए, मेरे जानकार मिल गए, रिकॉग्नाइज्ड एरिया था, तो मैं बहुत तेजी के साथ वहां पे बढ़ पाया। तो मतलब आपका ये था कि आप एम्प्लॉइज के थ्रू नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए आपने पार्टनर्स बनाए। हाँ, मेरा मानना है कि पार्टनर्स नेटवर्क जो होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, तो मतलब शेयरिंग बेसिस पे है ये सिस्टम। आप अगर आप मालिक बनाएंगे ना, तो वो भी आपको मालिक बना के रखेंगे। तो अभी आपका टर्नओवर क्या है एनुअल? देखिए, मेरे टर्नओवर को रुपीस में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इतना मान लीजिए कि जो 2.5 लाख करोड़ की फार्मा इंडस्ट्री है, उसका 60% मार्ग ईआरपी चलाता है। अगर मेरे को रेवेन्यू से आप जनरेट करेंगे तो मुझे 5 लाख, जो 5,000 का सॉफ्टवेयर है ना, वो मेरे को 50,000 में बेचना पड़ेगा। अच्छा। तब मैं अपने रेवेन्यू को जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो अभी आपने फ्यूचर प्लानिंग क्या करी है कंपनी के लिए? कंपनी के लिए हमने क्या किया है, मार्ग बुक्स, हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, जिसके लिए आज 150 लोगों की टीम डेवलपमेंट में बैठी हुई है। 150 से ज्यादा लोग सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, वो एक ट्रू क्लाउड सोल्यूशन है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि क्लाउड अकाउंटिंग दे रहे हैं, क्योंकि कल का भविष्य डेस्कटॉप कंप्यूटर का नहीं है। कोई भी आदमी चाहेगा कि मैं किसी भी सिस्टम पे, मोबाइल पे चलाऊं, टैबलेट पे चलाऊं, लैपटॉप पे चलाऊं, कंप्यूटर पे चलाऊं, किसी पे भी चलाऊं, मैं अपने सॉफ्टवेयर को चला सकूं। अच्छा। तो हम ट्रू क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ला चुके हैं, जो इंडिया का पहला, वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है जो इतना एडवांस है। मतलब मार्ग ईआरपी ऑलरेडी बहुत एडवांस है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फीचर सॉफ्टवेयर है, उसी का कंप्यूटर हम अपना मार्ग बुक्स लेके आ गए, जो क्लाउड बेस्ड है, जो फुली क्लाउड बेस्ड है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और सिनेरियो पे बात करें तो चाइना, जो कि बहुत तेजी से हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में ही बढ़ रहा है, तो अब अगर आप इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो इंडिया को कहाँ देखते हैं और क्या लगता है कि कैसे हम उसको बराबरी कर सकते हैं? देखिए, चाइना में मुझे, अगर मैं इंडियंस की बात करूं तो इंडियंस बहुत स्ट्रांग है, हर चीज में बहुत स्ट्रांग है। देखिए, आज आईटी के माध्यम से हमने पूरी दुनिया पे कब्जा किया हुआ है। मतलब आज किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाइए वर्ल्ड की, वो सारे में आपको इंडियंस ही मिलेंगे टॉप पोजीशंस पे। उनके जो प्रोडक्शन, उन्होंने प्रोडक्शन को जो अपनी, उनके पास आज भी आईटी में बहुत कमजोर है। आप किसी भी चाइना की फैक्ट्री में चले जाइए, आप 20 आइटम सेलेक्ट कर दीजिए, उनसे बोलिए जरा इसका आप मेरे को पीआई बना के, परफॉर्मा इनवॉइस बना दीजिए, तो उनको 4 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो काफी सारी बातें कर ली हमने, तो अब थोड़ा सा आप बताइए आपके शौक वगैरह क्या है, हॉबीज क्या है आपकी बिजनेस के अलावा? शौक, आज भी मैं वही अनूप सिंह हूँ जो एक डंडा लेके अपने भाइयों के साथ
गांव के फील्ड में दौड़ता हुआ शिकार करने चला जाता था। आज मैं वही इंसान हूँ जो मैं अंदर से नहीं बदला हूँ। आज मेरे कंपटीटर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अनूप जैसा पहले था वैसा आज है और जैसे वैसा ही हमेशा रहेगा। मेरी टीम मेरे साथ बहुत प्यार करती है। मेरा पार्टनर महेंद्र जी 30 साल से मेरे साथ है। हम 3 पार्टनर हैं, 30 साल से साथ काम कर रहे हैं। मेरा पहला जो डिस्ट्रीब्यूटर था पार्टनर सुनील जी आज भी मेरे साथ है। मेरा पहला एम्प्लॉय आज मेरे पास है। मेरा पहला पियोन आज मेरा लाइसेंसिंग हेड है। ठीक है, तो मेरी टीम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती है, तो मेरे शौक भी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। क्या हॉबीज हैं आपकी? और फिर वो ठाकुरवाद की बात आ जाएगी तो लोग कहने लगेंगे मेरे को वो सारे शौक हैं जो ठाकुरों को होते हैं। मुझे घोड़ा चलाना पसंद है, मुझे साहसी लोग पसंद हैं। मेरे को अच्छे लगते हैं वो लोग जो कुछ देश को बदलने की और जज्बात रखने की बात करते हैं। अच्छा, तो मेरे जो शौक की बात है, तो मेरे सारे शौक वो हैं जो कुछ नया करने की बात करते हैं। तो आप क्षत्रिय समाज से हैं और व्यापार करते हैं, तो मतलब दोनों डिफरेंट सा है कुछ? आपको मतलब ये लोगों का भ्रम है कि कोई तरीका, जैसे कहें कि पूजा केवल पंडित ही करेगा मंदिर में, या व्यापार केवल एक वर्ग करेगा। जातिवाद में कभी भी ये चीजें बटी हुई नहीं थी, लेकिन काम करने के तरीके बढ़ जाते हैं। जैसे ज्यादातर लोग, व्यापारी के बच्चे ज्यादातर व्यापार करेंगे। क्षत्रिय है हमेशा बॉर्डर पे मिलेगा, हमेशा ऐसे काम में इंटरेस्ट उसका रहता है जिसमें कि वो अपना बाहुबल दिखा सके। पंडित हमेशा एजुकेशन और पूजा पाठ में लगा रहता है, आजकल राजनीति में बहुत है। तो ये चीजें ना इंटरेस्ट एरिया बन जाता है। अच्छा, आप क्षत्रिय महासभा में भी काफी सक्रिय रहे हैं और सुना है आपने एक लंबी यात्रा भी करी थी, वो क्या है? मैंने अपने घर का पेट भर लिया, अपने चाहने वालों का, अपने प्रेम करने वालों का, अपने व्यापार का पेट भर लिया। तो मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के लिए भी काम करना चाहिए। तो उस समय में 2010 की बात है, एक बड़ी यात्रा हो रही थी, 20,000 किलोमीटर की यात्रा थी। तो मुझे भी उसके लिए चुना गया कि आप आइए और समाज में योगदान दीजिए। चेतना यात्रा थी। ये समझाना था लोगों को कि लोगों को व्यापार क्यों करना चाहिए। लोगों को, मेरे को ये जिम्मेवारी मिली थी कि लोगों को व्यापार की ओर मोड़े ताकि देश आगे बढ़े। खाली ये नहीं कि आप खेती करे जा रहे हैं तो कर ही जा रहे हैं, पुराने पैटर्न से करे जा रहे हैं तो कर ही जा रहे हैं। तो वो सब के लिए हमने उसमें यात्रा की। तो वो 2010 में मेरे को मौका मिला, मुझे नेशनल यूथ प्रेसिडेंट चुना गया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। और मैंने उसमें 20,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, जो बनारस से शुरू हुई, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में गई, राजस्थान गई, हिमाचल गई। उस समय में करनी सेना का उदय हो रहा था राजस्थान के अंदर। पंजाब में पंजाब राजपूत महासभा उदय हो रही थी। जम्मू में J&K राजपूत सभा थी। उत्तराखंड में अलग राजपूत सभा थी। ये सब ने मिल के फिर हमने पार्टिसिपेट किया और हमने एक बड़ा महाकुंभ किया। तो वो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा योगदान था। जब समाज में आप जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि एसी रूम से बाहर भी बहुत कुछ है। आप जब जमीन में घूमते हैं आपको समझ आता है। मैं हमेशा से कहता हूं, एक पॉलिटिशियन ना एक आम आदमी से ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि उसने दुनिया को जमीन में बैठ के देखा होता है। एक व्यापारी को वो चीजें नहीं दिखती हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के सभी इश्यूज पे हमने बात कर ली है, और यूथ को या समाज को जो मैसेज देना चाहें लास्ट में वो दे दीजिए आप। मैं यूथ से केवल इतना एक मैसेज देना चाहता हूं कि देश बदल रहा है, और जब देश बदल रहा हो ना, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। देश राजनीति में बदल रहा है, आप राजनीति में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। देश व्यापार में बदल रहा है, आप व्यापार में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। आप इकोनॉमी देखिए, हम लोग 1.5 ट्रिलियन से होते हुए 3.5-4 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। तो आप इकोनॉमी में भागीदारी कर सकते हैं। आप दुनिया को पढ़िए, समझिए दुनिया किस दिशा में जा रही है। अगर आप उस दिशा में अगर अपना कुछ भी किसी भी तरीके से भागीदारी, आज स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। इवन व्यापारियों के नए नए प्लान्स आ रहे हैं। व्यापारी भी चाहते हैं कि आप जैसे युवा उनके साथ जुड़े। इसी सब के साथ धन्यवाद। मैं ठाकुर अनूप सिंह, फाउंडर एंड CMD मार्ग ERP लिमिटेड। नमस्कार। धन्यवाद।